हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं ये उनको कैसे पता चला। जिन्होंने हिस्ट्री बनाई या हिस्ट्री लिखी उन्हें कैसे मालूम चला कि 100 साल पहले क्या हुआ था। आइए इस चैप्टर में हम इसी सब को जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे हिस्ट्री के द्वारा, जैसे पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरीके के वो वस्त्र पहनते थे, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के घरों में वो रहते थे, द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइड्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। हम इन सभी के जीवन के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं। द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस समय बच्चे किस तरीके के खेल खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरीके की कहानियाँ वो सुनते थे, द प्ले दे सो, किस तरीके के नाटक वो देखा करते थे, द सॉन्ग्स दे संग, किस तरीके के गाने वो गाया करते थे। यही सारी चीज़ें जो अतीत की हैं हम इतिहास में जानते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में लोगों ने अपनी जो जीवन की जो बसाव की, जो सेटलमेंट की शुरुआत की, तो किन किन जगहों पर हमें इनके निशान मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी की। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several 100,000 years. People who lived here were skill gatherers. They also hunted animals. कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक, गैदरर वो लोग होते हैं जो जगह जगह घूम करके वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जो उनके काम की होती हैं। ये आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के दूसरे उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। दूसरी जगह सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। Women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में अब हम अगली जगह चलते हैं अपनी गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। These were some of the areas where agricultural developed. उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व में गारो और गारो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। The Vindhyas in Central India. मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ टू द विंध्यास। अब पांचवी जगह हम देखते हैं द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished here. लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। Tributaries are small rivers that flow into a larger river.
सहायक नदियाँ, जैसा कि अभी यहाँ पर एक नाम का उल्लेख हुआ, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। द गंगा एंड सोन, गंगा और सोन नदी. About 2400 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea coast. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadh. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आइए, अभी हमने जितने भी स्थान देखे, जो 6 स्थान हमने देखे जहाँ पर हमने जीवन की शुरुआत की बात की, वो भारत में कहाँ-कहाँ थे? आप देख सकते हैं, गंगा सोन नदी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आपको नर्मदा नदी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ पर लोगों ने पहले बसना शुरू किया और साथ ही हम बहुत सारे पड़ोसी देशों को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is a very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ट्रैवलिंग इन पास्ट, अतीत में जो यात्राएं हुई हैं वो किस कारण से हुई हैं? लोग क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? आज लोग क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो हम इन दोनों ही विषयों पे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं ट्रैवलिंग इन पास्ट। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लोग जो हैं अपनी जीविका की तलाश में जाते थे टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। बाढ़ या सूखा आने पर अपनी जगह को छोड़ करके ऐसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाना पसंद करते थे। मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स, लोग जो हैं युद्ध के लिए या फौजी सेनाएं भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी दूसरे स्थानों को जीतने के लिए। Merchants travels with caravans और ships carrying valuable goods from place to place। इसके अलावा जो व्यापारी हुआ करते थे वो मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाया करते थे। Religious teachers walk from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। Some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, एक दूसरे के विषय में जानने का अवसर भी मिलता था। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आप लोग भी यात्राएं करते हैं, आप लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, आप लोग छुट्टियां बिताने के लिए कहीं जाते हैं और कुछ लोग जो है कहीं पर बसना होता है वहाँ पर जाते हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाने से लोगों का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो और ज़्यादा समृद्ध होता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड कुकिंग फूड। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह की चीज़ों को सीखते हैं और अपने साथ जो अपना कल्चर लेकर के, अपनी भाषा लेकर के जाते हैं, वहाँ पर उस चीज़ के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, तो एक और नई चीज़ जो है सामने उभर के आती है। नेम्स ऑफ द लैंड, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देश के नाम, हमारे देश के दो नाम हम लोग कहते हैं ना, इंडिया और भारत। इसको हम कहते हैं, इंडिया इंग्लिश में लिखा जाता है और भारत हिंदी में लिखा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया वर्ड कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos। The land to the east of the river was called India।
इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में जो स्थित थी भूमि प्रदेश उसको इंडिया कहा। भारत, अगर हम भारत की बात करें, द नेम भारत वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। दे वर मेंशन इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है जो कि 3500 वर्ष पुरानी है और बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के नाम के लिए होने लगा। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में जानने के बहुत सारे स्रोत हैं जिनमें से मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, ये हमारे दो अर्लियर सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपि और इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। तो पहले हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपि की। दे वर रिटन बाय हैंड, इनको हाथ से लिखा जाता था। दे वर यूजुअली रिटन ऑन palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the bark which grows in the Himalayas। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण ही इनको पांडुलिपि कहा गया है। अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है जो कि लैटिन के मेनू जिसका मतलब होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ है भुर्ज, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। दूसरा सोर्स है हमारा इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. अभिलेख वो लेख हैं जो पत्थर या फिर धातु जैसी कंपैरेटिवली हार्ड सरफेस कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक या फिर अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें। मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट का पिक्चर आपको दिखाया गया है। इट इज़ अ पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript and this manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. अगर हम पांडुलिपियों या मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और बात करते हैं तो इतने वर्षों में इन पांडुलिपियों को बहुत से कीड़ों ने खा लिया, बहुत सारी जो है डिस्ट्रॉय कर दी गई, फिर भी आज बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। प्राय ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमें मंदिरों में, विहारों में मिलती हैं और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब सभी प्रकार की राइटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में की गई है। इसके अलावा महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कुछ जो है प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में भी मिले हैं। प्राकृत भाषा जो थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। कॉमन पीपल की लैंग्वेज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि संस्कृत इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स दैट टाइम, और आज भी है। संस्कृत विद्वानों की भाषा मानी जाती है जबकि प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी। And this is an old inscription you can see here. This inscription dates to about 20 to 50 years ago and was found in Kandahar, present day अफ़गानिस्तान। ये जो आप मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं ये 2250 वर्ष पुराना है और ये इस समय अफ़गानिस्तान के कंधार से मिला है। It was written on the orders of a ruler named अशोक। ये अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर लिखा गया है और ये अफ़गानिस्तान कंधार में है जो कि आज हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। लेकिन जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक वाज अ ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया। सो व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें लिपि की आवश्यकता होती है और लिपि में कुछ अक्षर होते हैं और कुछ निशान, कुछ चिन्ह होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। लेकिन जब हम बोलते हैं तब हम किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लिखते हैं तब हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं और जब हम बोलते हैं तब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ये अभिलेख जो आप देख रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के कंधार में मिला है, इसमें 2 विभिन्न लिपियों और 2 विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया गया है। ऊपर के हिस्से में ग्रीक
और नीचे के हिस्से में अरेमिक भाषा का इस्तेमाल है। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद कौन होते हैं? They are the person who study many other things or objects that were made and used in the past. ये पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो अतीत में बनी हैं या उनका प्रयोग किया गया है। उनका अध्ययन करके वो इस तरह की जानकारियाँ जुटाते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी है या इनका क्या उपयोग उस समय किया जाता रहा होगा। ऑब्जेक्ट स्टडीज बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका अध्ययन पुरातत्वविद करते हैं? द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, चित्र और मूर्तियाँ। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन भी करते हैं और खुदाई भी करते हैं। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal. इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। Plant remains survive far more rarely if seeds or grain or pieces of wood have been burned. They survive in a charred form. वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। Pot from an old city. Pots like these were used about 4700 years ago, and these type of pots were found in some archaeological sites and studied by archaeologists. And here you can see some coins. They are old silver coins such as this one were in use from about 2500 years ago. Historians, and after archaeologists, one more person which helps us in to about the study of past, and they are historians. So who are historians? They are the scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और जो भी उनको वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स are like detectives who use all these sources like clues to find about our pasts. The many past, अतीत या अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। सो वी हैव मैनी प्रेजेंट्स द सेम वे वी हैड मैनी पास्ट. सो देयर वाज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लाइव्स ऑफ द किंगडम एंड द किंग्स एंड द ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. Unfortunately, we do not know much about the lives of ordinary man and women because they don't have the resources to make evidences like manuscripts and inscriptions, which were done by kings. So farmers, fishermen, hunters, gatherers did not record their lifestyle. Today's life of the people, अगर हम आज की बात करते हैं तो people followed different practices and customs in different parts of the country. Today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce, and people living in cities depend on others for supplies of food. Life of kings and ordinary people. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories in the form of inscriptions and manuscripts. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did.
शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे जो आम लोग थे, वो अपने कार्य को लेखा जोखा नहीं रखते थे या नहीं रख पाते थे क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं थे। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बचा है। What do dates mean? And that is very important. The years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC या before Christ added on. तो अगर हम जब भी डेट्स की बात करते हैं तो जैसे अगर हमने 2000 की बात की या इसी तरह का कोई और ईयर की बात करते हैं तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब 2000 वर्ष कहने का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी डेट्स होती हैं हम उन्हें ईसा से पहले या ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। डेट्स, all the dates BC and AD, all the dates before the birth of Jesus are known as before Christ or BC. So taken in a reverse order, example 200 BC comes after 500 BC and BCE before Christ era, before common era के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Now AD, Anno Domini, all the dates after the birth of Jesus Christ are known as Anno Domini in the year of Lord. तो AD का मतलब होता है कि जब हम उन डेट्स को काउंट करते हैं जो ईसा के जन्म के बाद की हैं। तो एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एंड CE, कॉमन एरा। कॉमन एरा इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग कॉमन हो गया है। फाइंडिंग आउट द पास्ट, जब हम अतीत के बारे में जानते हैं तो हमें लेटर्स और साइंस की ज़रूरत होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लेटर्स हैं, कुछ साइंस हैं, और इनको जानने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं डेसिफरमेंट। So the analysis of documents written in ancient languages where the language is unknown or knowledge of the language has been lost is known as decipherment. तो अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. तो एक ऐसा अभिलेख पाया गया है वहाँ पर जहाँ पर 3 भाषाओं में 3 लिपियों में लिखा गया है, यूनानी और मिस्री लिपि की 2 प्रकार। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, इसे कारतूश कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हमने जो देखा था जिसमें लेटर्स और साइंस बने हुए थे, वहाँ पर L अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना है। तो एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि किस लेटर के लिए कौन सा वर्ड है, तो once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. तो इस तरीके से वो दूसरे इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और बता पाते हैं कि इस लिपि या इस अभिलेख में क्या कहा गया है। तो बच्चों, दैट्स ऑल योर चैप्टर। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।